हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था बिहार बजट के बारे में अच्छे तरीके से। तो उस वीडियो पर मोस्टली कमेंट यही था कि इकोनॉमिक सर्वे को भी करा दिया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी इम्पॉर्टेंट है और लास्ट टाइम में रिविजन्स ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे आज आपको बहुत ही शॉर्ट और अच्छे तरीके से जो पॉइंट आपको जानना चाहिए एग्जाम्स के लिए वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखिए, क्या आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो पेश किया गया था 21-22 यानी 2022 में ये पेश हुआ था। तो 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था, पेश कब हुआ? 25 फरवरी 2022 को। डेट याद रखना, 25 फरवरी 2022 को। किसके द्वारा ये हुआ? तो उप मुख्यमंत्री एवं कह सकते हैं सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा ये पेश किया गया था। राइट। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 कितने अध्यायों में बांट करके ये पेश किया गया, तो टोटल 13 अध्यायों में बांट करके ये पेश किया गया था। ये याद रखेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि आर्थिक विकास दर कितना रहेगा। तो आर्थिक विकास दर जो कि 2.5%, ये सबसे जो कि बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे जाने के चांसेस हैं। अब इसके अंदर हमें एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP कितना रहा? तो ये दो चीज़ों पे होता है, एक तो वर्तमान मूल्य पे होता है और एक होता है स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य 2011-12 पे ये डिपेंड होता है। तो वर्तमान मूल्य वाला ज़्यादा फोकस करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान मूल्य को पहले याद रखिएगा, प्रायोरिटी पहला यही रहेगा कि वर्तमान मूल्य को अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो हमने इसको याद कैसे आपको कराया था? 618 630 यानी 6×18 625, 6×18 625, 618 630। ये ध्यान रखिए वर्तमान मूल्य पर। ठीक है, और स्थिर मूल्य पर कितना है, कैसे याद रखना है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 419 880, 419 880 ये आपका स्थिर मूल्य पर हो गया और वर्तमान मूल्य पर 618 630। अब यहाँ पे होता है आपका निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी NSDP जिसको कहते हैं। तो इसमें भी दो आपको याद रखना है, एक वर्तमान मूल्य पर और एक स्थिर मूल्य पर। वर्तमान मूल्य पर कितना होगा? 56 64 70, 56 64 70 या फिर 566 770, 566 470। देखिए, जो बोलने में आसानी लगे उसी को पकड़ लीजिए। जैसे अगर हम 566 470 कहते तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन अगर 56 64 70 कहेंगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो आप इसी तरह से याद रखिए 566 470, 566 470। और स्थिर मूल्य पर कितना है? 379 550, 379 550। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। नीचे वाला याद ना हो चलेगा, लेकिन ऊपर वाला याद रखना ही रखना है। 618 630 और निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो ये ध्यान रहेगा 566 470, 566 470। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या दो चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका पहला ये है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा कितना रहा। विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा कितना रहा, जैसे विभिन्न क्षेत्र का मतलब प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सा कितना रहा, द्वितीय क्षेत्र में कितना, तृतीय में कितना। तो यहाँ पे और ये एकदम VVI है, एकदम VVI है, इसे आप नहीं छोड़ सकते हैं, इसको याद रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो हिस्सा रहा ये आपका 19.2%, 19.2%। अब यहाँ पे मैंने एक एरो का चिन्ह लगाया, इसका मतलब क्या है? ये वृद्धि पिछले वर्ष के तुलना में कितना वृद्धि हुआ? तो ये आपका वृद्धि हुआ 2.3%, 2.3%। द्वितीय क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र में 19.5% रहा और वृद्धि पूछा जाए तो वृद्धि कितना? 4.8%, 4.8% की वृद्धि हुई। पहले में 2.3 की वृद्धि, दूसरे में 4.8 की वृद्धि और तीसरा यहाँ पे कितना रहा? तो 61.2%, 61.2% वृद्धि कितना हुआ? 8.5%, 8.5%। तो आई होप कि आपको इसे समझ में आ रहा है, याद भी रखना है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कितना रहा? प्राथमिक क्षेत्र में 19.2%, द्वितीय क्षेत्र में 19.5%। दोनों एक ही दूसरे के आसपास है, पहले से दूसरा में थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 आप बढ़ा देंगे यानी कि 19.5। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा सबसे ज़्यादा है, तो 61.2%। आपको वैसे ही पता है कि तृतीय क्षेत्र के जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना है वो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो यहाँ पे आपका 61.2%। अब वृद्धि अगर पूछ ले कि प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि प्रतिशत बताइए, तो वृद्धि जब वर्ड लग जाए तो आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2.3 पहले में, दूसरे में 4.8 की वृद्धि हुई है और तीसरे में 8.5% की वृद्धि हुई है। तो ये चीज़ याद रखना है। राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रति व्यक्ति आय क्या रहा।
प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो आपका वर्तमान मूल्य पर और दूसरा आपका स्थिर मूल्य पर। तो वर्तमान मूल्य पर कितना है, याद आपको वर्तमान मूल्य वाला ही रखना है। वर्तमान मूल्य पर 50,555, 50,555, ठीक है। और स्थिर मूल्य पर कितना है, 34,314, 34,314। तो ये ध्यान रखिएगा, 50,555, 34,314। ये अगर आपको ऑप्शंस मिलेगा तो आपको समझ में आएगा, मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस अभी फ़िलहाल डाटा को ध्यान रखिए, क्या आपको बताया जा रहा है। एमसीक्यू भी मिलेगा तो आपको वहाँ पे अगर जब एमसीक्यू देखेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर पड़ेगा तो ये याद हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था बजट वाली वीडियो में कैसे याद रखना है डिजिट को, बार बार आप इसको लिखिए, वो डिजिट आपको याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, बात यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की कर रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति आय में क्या है कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है, तो सबसे अधिक आपका पटना का है। कितना है यहाँ पे याद रखिएगा, 1,31,000, 1,31,000। दूसरे नंबर पे बेगूसराय आता है। और सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय किस जिले का है, शिवहर, कितना, 19,000। दूसरे स्थान पर अररिया। अच्छा, अररिया में रानीगंज किसके लिए फेमस था, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बहुत बार बताया यार, अररिया में हाल ही में रानीगंज चर्चा में है, क्यों चर्चा में, कमेंट करिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए होंगे। नहीं किए तो यार कर सकते हो, बहुत कम समय लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखिए आगे बढ़ने से पहले, बिहार बजट कल वीडियो अपलोड किया गया था और आज हमने इसको अपलोड करेंगे, यानी आज आपका ये कंप्लीट है। तो दोनों को हम क्या करेंगे कि एक ही में मर्ज करेंगे, इन दोनों वीडियो को एक ही में जो कि मर्ज कर देंगे। रिविजन्स करने में आपको ईजी होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में जब वहाँ पे आप जाएंगे उससे पहले आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि डाटा कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पॉइंट होता है। तो एक बार आप देख करके जाएंगे और दोनों एक ही में रहेगा, एक ही वीडियो में रहेगा, तो आपको आसानी भी होगी, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है अगला पॉइंट, कि सितंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 के बीच बिहार का वार्षिक मुद्रास्फीति दर क्या रहा। तो मुद्रास्फीति दर यहाँ पे तीन चीज़ों देखिए, तीन चीज़ में जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना रहा, 2.8%, शहरी क्षेत्र के लिए जो कितना रहा, 4.9%। यानी ग्रामीण में 2.8, शहरी में 4.9 और समग्र बात करें तो कितना रहा, 3.1% की मुद्रास्फीति दर रही। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट्स है वो देखिए क्या है। अगला पॉइंट्स है कि बिहार का राजकोषीय जो प्रदर्शन रहा 2020-21 में क्या है, 2020-21 में क्या है। तो पहला पॉइंट्स यहाँ पे राजस्व घाटा कितना हुआ, राजस्व घाटा 11,325 करोड़, 11,325 करोड़ राजस्व घाटा है, ठीक है, राजस्व घाटा है। और राजकोषीय घाटा अगर कहा जाए तो राजकोषीय घाटा 29,827, 29,827 क्या रहा, ये आपका राजकोषीय घाटा है। और प्राथमिक घाटा की बात करें तो प्राथमिक घाटा कितना है, 17 दूना 34 और 3, 17 34 3, 17 34 3, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्व घाटा कितना रहा, राजस्व घाटा 11,325 और राजकोषीय घाटा 29,827, 29,827, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्राथमिक घाटा कितना है, तो प्राथमिक घाटा 17 दूना 34 3, 17 34 3। तो ये इसमें अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछे जाने के चांसेस तीनों हैं, तो आप तीनों को याद रखेंगे। चलिए उसके बाद गत 5 वर्षों के दौरान यानी 16-17 से लेकर के 20-21 के दौरान अगर हम देखें तो कितना वृद्धि हुआ, जैसे कि कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि कितनी रही, तो 2.1 की, 2.1 की वृद्धि रही। अच्छा ऊपर मैंने क्या देखा था, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही, प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि 2.3% था। द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि कितना था, 4.8 का। और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि कितना था, 8.5 का। तो ये तीनों याद रखेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए पशुधन की वृद्धि कितनी दर रही, पशुधन की वृद्धि दर 10% और मत्स्य पालन की वृद्धि कितना रहा, तो ये आपका 7% की वृद्धि रही। तो ये तीनों याद रखना है, कृषि में 2.1 की वृद्धि हुई, पशुधन की वृद्धि में आपका 10% और मत्स्य में 7%। और यहाँ पे देखिए क्या है कि 2012 से अब तक, यानी 2012 से लेकर के अब तक बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रहेगा, 5 कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है 2012 से लेकर के अब तक, राइट। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। तो जैविक पट्टी जो विकसित की जा रही है टोटल कितने जिलों में, 13 जिलों में, ठीक है, 13 जिलों में। अब यहाँ पे हम जो चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो
आर्थिक सर्वेक्षण है वो टोटल 13 अध्यायों में बांट करके किया गया। यानी अलग अलग जो विभाग है उस पर, जैसे अर्थव्यवस्था हो गया, कृषि के क्षेत्र में हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, पर्यावरण हो गया, यानी इन सभी चीज़ों को अलग अलग भागों में बांटा गया था 13 अध्यायों में। तो उन सभी को हमने यहाँ पे क्या किया, उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने अब रखा जाएगा और आपको उसी तरह से एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे तो यही बनेंगे, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है, तो टोटल 13 जिलों में विकसित की जा रही है, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 13 जिलों से बात आ रही है, तो यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर पूछा जाए कि समेकित बागवानी विकास मिशन कितने जिलों में कार्यान्वयन है, तो ये आपका 23 जिलों में, ठीक है, 23 जिलों में समेकित, समेकित याद रखेंगे। और मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना, मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना कितने जिलों में, 15 जिलों में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे, राइट। अब उसके बाद क्या है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में दूध का उत्पादन हुआ। देखिए कहने का मतलब ये होता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो हम लोग निकालते हैं वो पिछले वर्ष जो बीत गया तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक है। और जबकि जो बजट होता है वो हम लोग पहले से थोड़ा सा डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे इतना इतना खर्च करना है पूरे एक साल में, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना होता है। लेकिन आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है पिछले वर्ष जो बीत गया उसी का डाटा को एनालाइज किया जाता है कि हाँ क्या क्या हुआ, कितना कितना हमने क्या 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 किया, वो सभी चीज़ें आपके सामने रखा जाता है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार ये पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि 2020-21 में यानी पिछले वर्ष दूध का उत्पादन कितना हुआ, तो दूध का उत्पादन हुआ 115, यानी बस आपको याद रखना 115 लाख टन का उत्पादन हुआ। 115 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, 115 लाख टन का उत्पादन हुआ है। मछली का उत्पादन कितना हुआ, तो 6.83 लाख टन का उत्पादन हुआ है। अंडा का उत्पादन कितना हुआ, तो 301 करोड़, बस 301.32 करोड़ याद रख लीजिए, ये उत्पादन हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका दूध का उत्पादन कितना हुआ, 115 लाख टन, ये याद रखें, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, डोंट वरी, आप वहाँ से डाउनलोड करके चाहो तो रिविजन्स कर सकते हैं या फिर वीडियो देख करके अच्छे से सुन करके रिविजन्स कर सकते हैं, मर्जी आपकी रहेगी। वर्ष 2020-21 में निम्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े देखिए क्या, एक उत्पादन होता है और एक उत्पादकता होता है। तो उत्पादन जैसे चावल के बारे में सबसे अधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में, जबकि उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण। तो इसी तरह से यहाँ पे जो मुख्य खाद्यान्न फसल होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल में रोहतास और उत्पादकता में हो गया पश्चिम चंपारण। गेहूं की बात करते हैं, गेहूं उत्पादन में भी रोहतास टॉप पे रहा और उत्पादकता में बेगूसराय। बेगूसराय हमने क्या देखा था, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय में दूसरा स्थान बेगूसराय का, ठीक है। पहला पटना का कितना, 1,31,000, 1,31,000। उसके बाद मक्का, मक्का के उत्पादन में कौन, कटिहार, मक्का के उत्पादन में कटिहार और उत्पादकता में अररिया, उत्पादकता में अररिया। अररिया भी सेकंड स्थान पे था, सबसे कम जो कि प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है। सबसे कम में कौन था, सेवर, दूसरे स्थान पर आपका अररिया था। उसके बाद दलहन, तो दलहन के उत्पादन में पटना टॉप पे है और उत्पादकता में जहानाबाद। तो देखिए ये जो कि 4 मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो इन्हें आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए अगर पूछा जाए कि बजट नहीं यार, बजट की बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार पिछले वर्ष फल में कितना उत्पादन हुआ, तो फल का यहाँ पे 50.02 लाख टन। फूल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। सब्जी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जी ही है। 179.05 लाख टन का उत्पादन हुआ, इस तरह से ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक ईख यानी गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, पश्चिमी चंपारण, खुद अकेले 53% ये उत्पादन करता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा 179.05। ऊपर हमने क्या देखा था, दूध वाला, दूध का कितना था, 115.01 लाख टन, यानी सिर्फ और सिर्फ 115 याद रखिए। और यहाँ से आपको 179 ध्यान रखना है, 179 जो कि लाख टन सब्जी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन। तो देखिए चीनी का उत्पादन कितना हुआ, 46.22 लाख टन, क्विंटल है, सॉरी टन नहीं है, क्विंटल है, सॉरी। तो यानी कि चीनी का जो उत्पादन हुआ कितना है, 46.22 लाख क्विंटल। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है याद रखना है कि बिहार में टोटल 11 चीनी मिल है, जिसमें से आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 10 वर्तमान में चालू है, ठीक है। 11 मिल है लेकिन 10 वर्तमान में चालू है। कितना उत्पादन हुआ, 46.22 लाख क्विंटल, ठीक है। अब आगे देखिए 21-22 में आर्थिक
21-22 नहीं है, 2020-21, यानी कि पिछले वर्ष उत्पादन कितना हुआ, यही पूछा जाता है कि खनिजों में बिहार सरकार का राजस्व संग्रहित कितना हुआ। तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 1708.9 करोड़ रुपए, जो कि पिछले 5 वर्षों में 172% की वृद्धि हुई है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा। तो ये ध्यान रहेगा किससे, तो खनिजों से बिहार सरकार के राजस्व संग्रहण कितना हुआ, 1708.9 करोड़ रुपए, पिछले 5 वर्षों की तुलना में 172% की वृद्धि हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा है। चलिए इसके बाद हमारा बनता है कि बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, 20-21 में कितनी हो गई है। तो 20-21 में कितनी खपत हुई थी, 350 किलोवाट घंटा, 350 किलोवाट घंटा। लेकिन इससे पहले वाला जो बजट था उसके अकॉर्डिंग कितना था, तो 332। अब ये पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है। तो पहले 332 था, अब 350 हो गया, तो वृद्धि कितना हो गया, तो 18 किलोवाट घंटा की वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में हो सकता है पूछा जा सके कि वृद्धि कितना हो और ऑप्शंस में 350 भी हो, तो आप जल्दबाजी में 350 को टिक मत कर देना। यहाँ पे अगर पूछा है कि वृद्धि कितनी हुई, तो 18 किलोवाट घंटा की वृद्धि हुई। कितना हो गया है, खपत कितनी है, तो 350 है, पहले कितना था, 332 किलोवाट घंटा था। तो ये तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है उसके बाद ही आंसर देना है। नेक्स्ट वन क्या है कि बिहार में बिजली की पूरी खपत कितनी यूनिट हो गई है। बिहार में बिजली की पूरी खपत कितनी हो गई है, तो 3.14 करोड़, ध्यान रखिएगा 3.14 हज़ार करोड़ यूनिट। पाई का मान याद रखना है ना, पाई का मान कितना होता है, 3.14। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि बिजली की जो पूरी खपत होगी कितनी यूनिट हो गई है, तो 3.14 हज़ार करोड़ यूनिट। बिजली की पूरी उपलब्ध क्षमता में, वह क्षमता जो है उपलब्ध क्षमता वर्ष 20-21 में कितना था, कितना हो गया, 20-21 में 6422 मेगावाट, 6422 मेगावाट। लेकिन पिछले वर्ष में कितना था, 19-20 के अकॉर्डिंग कितना था, 6073 मेगावाट, 6073 मेगावाट। तो ये भी आपका वृद्धि हो गया। पिछले वर्ष भी याद रखिएगा, इस वर्ष भी याद रखिएगा, इस वर्ष का इंपॉर्टेंट होगा 6422 मेगावाट, 6422 मेगावाट, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए क्या बनता है। नेक्स्ट वन है, क्या कह रहा है कि 19-20 और 20-21 के बीच बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई। सबसे अधिक वृद्धि जो खर्च की गई है, मतलब कि दर्ज की गई है, सबसे अधिक कहाँ पर खर्च हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है बक्सर में, ठीक है, बक्सर में। जबकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बिजली की खपत पिछले वर्ष से 2019-20 में 5% घट गई है। एकमात्र ऐसा जिला है जो 5% तक की कमी कर दिया है, वो पटना है। 5% तक कमी कर दिया है, 19-20 से 5% घट गई है तो पटना, ठीक है, एकमात्र ऐसा जिला बना है। अब उसके बाद आता है मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम। क्या है मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम, क्या है, एक अभियान था, चलाया गया था, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ये चलाया जा रहा था। इसका लक्ष्य ये था कि 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाना है, 5 करोड़ पौधे लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिए कि 20-21 में, ये तो आपका 21-22 है, 21-22 में कितना लक्ष्य है, 5 करोड़ का लक्ष्य है, राइट। और अगर आपसे पूछे कि 2020-21 में अगर हम बात करें जो कितने लगाए गए, तो ये आपका लगाए गए हैं 3.92 करोड़, 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। लक्ष्य था 2.51 करोड़ का, लेकिन लगाया गया जा चुका है 3.92 करोड़। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। चलिए उसके बाद एक प्रश्न ये है कि इस योजना के तर्ज पर, यानी कि यहाँ पे आपने जो देखा क्या था योजना, मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम, यानी इस मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम योजना के तर्ज पर जीविका के हरित जीविका, यानी जीविका के हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है कि 21-22 तक 1.5 करोड़ पौधे लगाना है, राइट। ध्यान रखिएगा, हरित जो जल जीवन हरियाली मिशन था, अभियान था, मिशन 5 करोड़, वो था आपका 21-22 में 5 करोड़ पौधे। लेकिन पिछले वर्ष 20-21 में कितने पौधे का लक्ष्य रखा गया था, 2.51 का, लेकिन लगाया कितना गया, 3.89 करोड़ पौधे लगाए गए, जो कि काफ़ी अच्छी था। 3.92 था, सॉरी 3.92 करोड़ लगाए गए थे। इसके बाद है कि बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं। प्रति लाख आबादी पर 12 जो कि स्वास्थ्य केंद्र है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाती है, तो टोटल 5,000 रुपये जो है 3 किस्तों में दी जाती है। किसे, तो गर्भवती महिलाओं को, किस योजना के तहत, तो मातृ वंदना योजना के तहत, राइट। उसके बाद हमारा देखिए
नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वेक्षण यानी बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसतन वर्षा कितना रहा। औसतन वर्षा रहा 1385 mm। 1385 mm। 2020 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में दर्ज की गई जो कि 2765 mm और सेकेंड स्थान पर रहा सुपौल 1953 mm के साथ। 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ पे दर्ज किया गया, अरवल में 769 mm के साथ, 769 mm के साथ। और एक यहाँ पे नोट में लगा रखा है कि 2020 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में दर्ज की गई थी, जैसे आपने यहाँ पे देखा कब, लेकिन वित्त वर्ष 21-22 में सितंबर 2021 तक सर्वाधिक जो वर्षा है वो पश्चिमी चंपारण को दर्ज किया गया, पश्चिमी चंपारण में दर्ज किया गया। राइट। तो देखिए बिहार बजट सबसे पहले ये पेश कब हुआ ये जानते हैं। तो ये पेश हुआ था 28 फरवरी 2022 को। 28 फरवरी 2022 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा ये पेश किया गया था। ठीक है, कब, 28 फरवरी 2022 को। अब पूछा जाए कि ये कौन सा बजट था, तो ये आपका 15वां बजट था इस बार जो पेश हुआ। राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बजट का कुल आकार क्या रहा, यानी बजट 2022-23 का कुल आकार कितना रहा। कुल आकार का मतलब ये हुआ कि टोटल कितना खर्च इस पर किया जाएगा इस बार। तो 22-23 के अकॉर्डिंग माना गया कि 237691, ध्यान दीजिएगा 237691.19। पॉइंट के बाद मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आपको इस तरह के रुपए वाला डाटा है उसको याद रखने की कोशिश ना करें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप बाहर वाले याद रखिए, यानी पॉइंट्स के पहले वाले याद रखिए, उससे काम चल जाएगा, ऑप्शन आप छाट लोगे। 237691 ये याद रखिएगा। और पिछली बार क्या था, यानी पिछली बार कहने का मतलब ये हुआ कि जो बजट आपका 21-22 था उसमें कितना था, 218302, 218302। आप इसी तरह से याद रहेगा डिजिट को। ठीक है, 218302 इस तरह से 237691, तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। और अगर हम बात करें अंतर, यानी अंतर क्यों याद रखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अंतर आपसे पूछा जा सकता है कि पिछली बार अभी वर्तमान में 2022-23 में ये रहा है, पिछली बार ये है, तो बताइए कि अंतर कितना रहा। तो अंतर पूछा जा सकता है, अगर पेपर को थोड़ा सा भी टफ करना हो तो ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर दोनों में से आप घटा लेंगे तो निकल जाएगा, यानी 218302 आप घटा देंगे किस में से, 2376 में से, तो ये आपका निकल जाएगा 19338। 19338 ये याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स ये ध्यान दीजिए कि नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहा। बिहार का जो विकास दर रहा 9.7 रहने का अनुमान लगाया गया, 9.7 रहने का अनुमान लगाया गया विकास दर, ये इंपॉर्टेंट है। विकास दर हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है और टाइम भी लगता है, यानी दोनों का मतलब एक ही हुआ, वक्त और टाइम। तो आप लोग समझ सकते हो यार, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आप एक छोटा सा पॉइंट और देखिए कि 2020-21 में विकास दर सिर्फ कितना था, तो विकास दर आपका था 2.5%, 2.5%, ये याद रखिएगा। और वर्तमान में क्या बताया, वर्तमान में बिहार का विकास दर 9.7 रहने का अनुमान लगाया गया। और यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार इस वर्ष भी देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब नोट में आपको क्या बताएगा कि बिहार का बजट जो है, बजट का आकार पिछली वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक था, कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ है, तो 9% बढ़ा हुआ है। जैसे हमने ऊपर में क्या देखा था, चलिए यहाँ पर भी लिखा गया, देखिए क्या कि 21-22 में का जो आकार था, 21-22 का वो कितना था, 2.18 लाख करोड़। यानी अगर टोटल हम आंकड़ा बताएं तो कितना था, हमने देखा था 2183, कितना बताया था, 218302, 218302। तो यहाँ पे हम लोग बस इसको देख रहे हैं 21.8, यानी 2.18 लाख करोड़। अब यहाँ पे टोटल डाटा है। और 22-23 के अगर हम देखिए, यानी वर्तमान वाला वो कितना है, तो 237691, तो यहाँ पे देखिए 2.37 करोड़। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है कितना बढ़ा है, 9% बढ़ा हुआ है, 9% बजट का आकार बढ़ा हुआ है। तो यही आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद क्या है, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया, 3.47, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रहेगा। राजकोषीय घाटा 3.47, रुपए में बात करें तो 25,885, 25,885, ठीक है, 25,885। पिछले वर्ष की तुलना में बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि कितनी रही, तो 2.5% की वृद्धि रही, ये याद रखिएगा, 2.5% की वृद्धि रही। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने की चांसेस है वो आपको यही 3 जो कि डाटा आप देख रहे हैं इसी को पूछा जाएगा। जैसे कुल व्यय कितना रहा, यानी बजट का आकार ही कुल व्यय होता है, तो 237691 करोड़। पॉइंट के बाद मैंने आपको नहीं बोला याद रखने के लिए, पॉइंट के बाद हम
याद मत रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 23,76,91 करोड़ ये याद है। उसके बाद राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय क्या है, देखिए व्यय को दो प्रकार से होता है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो जो राजस्व व्यय है वो कितना है, 19,19,38 ना याद रखिए, 19,19,56 याद रखिए, 19,19,56 होता है, ठीक है। ये एक नया वर्जन से तरह आप याद रखिए 19,19,56 ना कि 19,19,38। तो 19,19,56 बस काम खत्म हो जाएगा। अगर पूछ ले कि कुल जो व्यय है यानी कि जो राजस्व व्यय है कुल बजट का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 80.76%, ये भी प्रश्न बनेगा जो कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कुल व्यय कितना है 23,76,91 और राजस्व व्यय कितना है, तो राजस्व व्यय इसमें 19,19,56 हो जाएगा। कुल बजट का कितना, कुल बजट का 80.76%। और पूंजीगत व्यय जो व्यय होता है वो हमेशा राजस्व व्यय से कम होता है, ये भी याद रखिएगा, एक तरह से आपको ऑप्शंस को छांटने में आसानी होगी। तो पूंजीगत व्यय हमेशा ही राजस्व व्यय से कम होगा, तो ये कितना होता है 45,734, ठीक है। 45,734 मेरा अकाउंट नंबर का लास्ट डिजिट है, तो ये ध्यान रखिएगा 45,734, ये याद रखने में आपको इजी होगा। और यहाँ पे क्या है कि इसका प्रतिशत अगर पूछा जाए उसी तरह से कि कुल बजट का ये कितना हिस्सा है, कुल व्यय का कितना हिस्सा है, तो ये आपका 19.24% है, 19.24%। और ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर में देखे थे 80.76%, उस 80.76% क्या है राजस्व व्यय, और यहाँ पे 19.24% पूंजीगत व्यय, ठीक है। और प्राप्ति, बस प्राप्ति में ये याद रखना है कितना प्राप्ति है, तो ऊपर में जो व्यय है 23,76,91, तो यहाँ पे 76 वहाँ पे 78 कर देना है, 23,78,91। अगर एक याद होगा तो दूसरा भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। राजस्व प्राप्ति, व्यय प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति में इसमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपसे पूछा जाएगा ज़्यादा तो यही पूछा जाएगा, याद रखना है तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद बात करते हैं आगे कुछ पॉइंट्स, जैसे ध्यान देने योग्य बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि रुपया आता कहाँ से, रुपया कहाँ से आता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो बजट का हिस्सा है वो कहाँ से आता है, तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से 46% और केंद्रीय सरकार के सहायता अनुदान से 30% और राज्य के अपना राजस्व से 21%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से 46%, यही आपको याद भी रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बजट पूछा जाएगा कि बजट जो इस बार का पेश किया गया 22-23 का, वो कितने सूत्रों पर फोकस किया गया था, तो 6 सूत्रों पर फोकस किया गया था। अब इन्हीं 6 सूत्रों के बारे में हम जानने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड उसी पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सिंपल सी भाषा में कि 6 सूत्र निम्न प्रकार के। तो देखिए 6 सूत्रों को याद रखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कौन कौन से 6 सूत्र हैं। जैसे कि शिक्षा हो गया, मैंने यहाँ पे कहता हूँ, देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना, कल्याण, यही 6 सूत्र हैं जिन पर फोकस किया गया बजट। लेकिन इसको याद रखने का मैंने छोटा सा एक तरीका बताया था, वो तरीका क्या है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो शिक्षा पर भी ध्यान देंगे। बात सही है कि अगर पढ़ाई करना है तो स्वास्थ्य ठीक रखना होगा, स्वास्थ्य ठीक है रहेगा तो हम शिक्षा पर ध्यान देंगे। जब शिक्षा पर अगर अच्छे तरीके से फोकस करेंगे तो हमारा जो उद्योग होगा, यानी हम कैरियर में अपना आगे बढ़ेंगे, उद्योग अच्छा होगा। जब उद्योग अच्छा हो जाएगा तो भाई हम लोग किसान हैं, तो किसान है तो फिर खेती नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे किसी अच्छे उद्योग में, अच्छे कंपनीज में। तो यहाँ पर फिर कृषि नहीं करना पड़ेगा, कृषि नहीं करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो बेस है, यानी कि जो फैमिली का नींव है, कह सकते हैं कि जो बेस है, आधार है, वो मजबूत हो जाएगा। जब वो मजबूत हो जाएगा तो फिर हम अपने परिवार का कल्याण अच्छे तरीके से कर पाएंगे, राइट। तो ये आपका कहीं ना कहीं एक पूरा जो सेंटेंस बन रहा है वो आपको याद रखने में मदद करेगा। क्या है, तो देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य को पकड़ना है, शिक्षा को पकड़ना है, और उद्योग को पकड़ लेना है, कृषि हो गया, और आधार, और लास्ट में कल्याण। अब यही जो 6 हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में जो निवेश है वो, कृषि और संबंध क्षेत्र, आधारभूत संरचना ग्रामीण और शहरी, और कल्याण यानी विभिन्न वर्गों का। तो ये आपको याद रखने में, ये आपका जो वर्ड है यानी सेंटेंस है वो आपको मदद करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि जो स्वास्थ्य है इस पर टोटल खर्च कितना हुआ है, ऐसे भी पूछा जाएगा कि इस पर खर्च कितना किया गया। शिक्षा है, इस पे खर्च कितना किया गया, कुल बजट का जो आपका 23,76,91 है उसमें से कितना कितना हिस्सा किस पे दिया गया, तो ये भी याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य में आपको टोटल कितना है 16,134 ये इस पे खर्च करना, करोड़ सभी जितने भी इसमें रकम आप देख रहे हैं वो सारा का सारा करोड़ में ही होगा। तो 16,134 पॉइंट के बाद, मैं हमेशा बोलता हूँ याद नहीं रखना यार, पॉइंट के बाद छोड़ दीजिए, 16,134 बस याद रखिए। शिक्षा पे क्या है 3,91,91, बस इसी तरह से याद रखिए। 16,134 हो गया आपका स्वास्थ्य पर,
उसके बाद हमारा आता है शिक्षा। शिक्षा में क्या करेंगे, 3 91 91, जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको आप लेटर में डिजिट करेंगे, डिजिट रिपीट हो रहा है तो 3 91 91। उद्योग एवं उद्योगों में निवेश जो है वो 1643 1643। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे आपका था 16 134 और इसमें क्या है 1643। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में लगेगा जैसे कि 16 134 था, तो आप अंक को इधर ला देंगे तो ये आपका 1643 हो जाएगा। ठीक है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में क्या 77 12, कृषि और संबंध क्षेत्र में 77 12, कृषि पर बस ध्यान रखिए 77 12, क्लियर। और आधारभूत संरचना जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आता है तो 29 739 29 739 29 739 29 739, एक दो बार रिपीट करिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। 29 739। जैसे कल्याण है तो कल्याण यानी विभिन्न वर्गों में जो कल्याण की बात की गई 1 2 3, यानी जो कल्याण करना स्टार्ट करते हैं तो कैसे, एक व्यक्ति को करेंगे, 2 व्यक्ति को, 3 करेंगे, नंबर बढ़ेगा। तो 1 2 3 इस तरह से आप याद रखिए, 1 2 3 7 5, 123 75 123 75। ठीक है। तो ये हमें कैसे डाटा याद हुआ है, तो इसको याद रखने के लिए आपको करना ये है कि एक दो बार आप डेटा को बार बार कॉपी पे लिखिएगा तो ये जो डिजिट है वो माइंड में सेट हो जाता है। हमसे भी नहीं याद हो रहा था लेकिन मैंने इसको याद किया इस तरह से लिख करके, तो ये आसानी से याद हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो 6 सूत्रों पर फोकस किया गया बजट, उसमें सबसे ज़्यादा किस पर खर्च होगा। तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं किस पे, तो सबसे ज़्यादा खर्च होगा आपका शिक्षा पे 39 191 या फिर 3 91 91 3 91 91। ठीक है। सबसे ज़्यादा खर्च इस पर होगा। कितना, कुल बजट का 16.5% है, कुल बजट का 16.5% है। दूसरे नंबर पे किस पे खर्च होगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम आधारभूत संरचना पे देख सकते हैं, आधारभूत संरचना पे दूसरे नंबर पे खर्च होगा, ये आपका 29 739। ऊपर में हमने लिखा भी था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया था कि 6 सूत्रों के आधार पर सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है, बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका आधारभूत, इस पर भी खर्च किया जा रहा है और शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। तो 2 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आपको याद रखें, जैसे सबसे ज़्यादा हो गया शिक्षा पर 16.5%, 3 91 91, और दूसरा जो कि आधारभूत संरचना 29 739, और सबसे कम किस पे था, सबसे कम उद्योग पे था 1643, जबकि एक यहाँ पे कहेंगे अगर 16 134 का आ जाए तो ये किसका हो गया, ये आपका हो जाता है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, जबकि 1643 हो जाता है उद्योग के लिए। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद रखना है। अब देखिए 7 निश्चय 2.0 जो है, इसके बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, यानी अब यहाँ पर लेकर के करीब ये आपका चौथी बार हो रहा है। तो चौथी बार आप इसको याद रख लीजिए। कुल बजट का कितना हिस्सा है, यानी 7 निश्चय जो 2 योजना है, ये आपका कुल बजट का 5000 करोड़ इस पर खर्च करना है, 5000 करोड़। ठीक है। तो इसमें 7 जो योजना है आप इसको एज इट इज़ याद रखेंगे। जैसे युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, 1153 युवाओं को चंदा देना है। कितना देना है, युवाओं से चंदा हम लेंगे कितना, 1151 रुपये, यानी 1153 रुपया। उसके जस्ट पास में 1151, चंदा 51 21 इसी तरह से लिया जाता है ना, तो याद रख लीजिए 5153। ठीक है। युवाओं से चंदा कितना लेंगे, 1153। उसके बाद सशक्त महिला, सक्षम महिला, मैं आपको बता चुका हूँ कि सशक्त महिला, सक्षम महिला को कैसे याद रखते हैं। जब हम छोटे स्कूल, यानी जब छोटे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे क्या कहा होता था कि जो गर्ल्स होती थी उनको छात्रवृत्ति के लिए, पोशाक के लिए 900 रुपये मिलते थे। तो 900 रुपये आप याद रख लीजिए। सशक्त महिला, सक्षम महिला 900 करोड़। ठीक है। हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसको कैसे याद रखा था मैंने, तो इसको याद रखा था कि अगर आप किसान हैं, आपको खेत तक पानी पहुंचाना है, तो भाई आपका तो मोटर है नहीं, आपका खुद बोरिंग है नहीं, तो आप किसी और से भी अपना बोलेंगे कि हाँ मुझे अपने खेत तक पानी ले जाना है, तो वो क्या बोलेगा कि आपको 600 रुपये चार्ज लगेंगे, तो 600 रुपये आपको देना पड़ेगा। इस तरह से हर खेत तक सिंचाई के लिए, पानी के लिए आपको 600 रुपये का पटवन चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद साफ गाँव समृद्ध गाँव, साफ गाँव समृद्ध गाँव कैसे याद रखा था हमने, इसको याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका ये था कि हमने ये कहा था आपसे कि हमारे गाँव में एक संस्था है, वो क्या करता है कि उसके पास आप जाओगे कि भाई हमारा गाँव पूरा जो कि गंदा है उसको साफ़ करना है, तो वो बोलता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ हमारा जो चार्ज है वो 847 रुपये का चार्ज है, 847 रुपये दीजिए, आपके गांव की सफाई हम लोग कर देंगे, हमारी टीम कर देगी। उसके बाद क्या है, साफ शहर विकसित शहर, साफ शहर विकसित शहर, सेम इसमें भी वही कंडीशन होता है। गांव की तुलना में शहर को साफ़ करना थोड़ा आसान होता है, तो इसमें पैसा भी थोड़ा सा कम है, 550 ये, यानी कि जो यहाँ की कमेटी है वो कहती है कि सिर्फ 550 रुपये लगेंगे, उसके बाद आपकी पूरे शहर की सफाई कर दी जाएगी। सुलभ संपर्कता क्या, सुलभ संपर्कता यानी कि आवाजाही गमन, इधर उधर जाने के लिए आपको कितना इसमें है, मेंटेनेंस चार्ज 450 रुपये। आप एक एजेंसी के पास जाते हैं, आपको आप बोलते हैं कि भाई हमें पूरा बिहार घूमना है, तो बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ बस 450 रुपये पे करिए, पूरा सुलभ संपर्कता आपको कराया जाएगा, हर जगह अच्छे तरीके से परिवहन सुविधा दी जाएगी, कंप्लीट कराया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज कितना, 450 रुपये का। उसके बाद सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, भाई अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा यानी कि बस 500 रुपये दीजिए, आपके मेंबर जितने भी हैं उन सभी को अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपये में सारी चीज़ें
मेंटेनेंस हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए यहाँ तक आपको बजट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने की, वो इसी में से पूछे जाएंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने नोट डाउन कर दिया है जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बजट के संबंध में कि बिहार में किसानों को जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए कितना, यानी 11,500 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितना? 11,500 रुपये की प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सुखेत मॉडल का संबंध किससे था? बजट में इसके बारे में चर्चा की गई थी, मधुबनी से। ठीक है, मधुबनी से गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए सुखेत मॉडल मधुबनी। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है? इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 151 इथेनॉल उद्योग जो कि उत्पादन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। कितने? 151, ये भी याद रहेगा, 151। बिहार बजट 22-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के द्वारा कराया जा रहा है? तो ये आपका स्वास्थ्य विभाग। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वित्तीय वर्ष 21-22 में, यानी पिछली बार की बजट में टोटल 51 दीदी की रसोई की खोला गया था, टोटल 51। लेकिन इस बार 22-23 के अकॉर्डिंग बात कही गई है कि 9 और जो कि दीदी की रसोई खोले जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना हुआ है? राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15%। कुल भौगोलिक क्षेत्र है कितना? 94,163 जो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, उसका 15% हरित आवरण हो गया। यानी हरित आवरण पर खर्च इस तरह से कहा जा सकता है कि बजट की बात है तो खर्च करना है, तो ये हम कह सकते हैं कि 15%। राइट। अब देखिए यहाँ पे बजट में बात की गई थी पक्षी महोत्सव कहाँ पर होगा, तो पक्षी महोत्सव मनाया गया था भागलपुर जिले में, कदवा दियारा स्थान है वहाँ पर। और उसके बाद क्या है कि बिहार के सरकारी भवनों पर किस मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कोपेक्स मॉडल, ये याद रहेगा, कोपेक्स मॉडल। वैसे मैंने आपको बजट से संबंधित जो हमारा करंट अफेयर्स वाला सेशन था 1 से लेकर के आपका 29 तक, और ये आज हम उसी में इंक्लूड कर देंगे 30, जो कि ये आपका बजट करंट से ही है तो बजट वाला इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल 30 पार्ट का वीडियो आपको कंप्लीट एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा, ताकि आप लास्ट टाइम में जाने से पहले 2-3 घंटा समय निकाल के आप बिहार करंट अफेयर्स को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और मैंने जो नेशनल और इंटरनेशनल वाला करंट अफेयर्स है स्पीडी वाला, उनका भी मैंने एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया है। 1 से लेकर के आपका यानी जनवरी से लेकर के अगस्त महीने तक के सारे करंट अफेयर्स को एक ही में कंबाइन करके करीब 2.5 घंटे का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, आप उसको देख लीजिएगा जाने से पहले। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कराया है पिछले करीब 1 सप्ताह या फिर 10-15 दिन के अंदर में, तो उन सभी टॉपिक को मिला करके एक ही वीडियो बना दें, ताकि आप ट्रैवलिंग के समय वीडियो को देख करके जाएंगे। ठीक है, आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, एक ही वीडियो आप देखते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बजट से संबंधित सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। और बजट इसके बाद हम आपको एक MCQ भी करा देंगे बजट से संबंधित, ताकि आपको एक टेस्ट लगाने में पता चल सके कि हाँ बजट जो आपने इसको थ्योरी बेस पे पढ़ा कितना अच्छे तरीके से आपको याद हुआ। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देने की कोशिश करूँगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।